Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development in lecture number 18. लास्ट लेक्चर में हमने सर्वर साइड इंटरेक्शन पे बात की थी और उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके लिए जो टूल्स और टेक्निक्स थी वो भी कल हमने कुछ डिस्कस की थी, जिसमें ख़ास तौर पे हमने सर्वर साइड इंक्लूड्स के बारे में डिस्कस किया था। SSI कहते हैं उसको। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस देखा था और थर्ड पे हमने पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने कहा था कि ये जो पर्ल लैंग्वेज है ये ख़ास तौर पे जो आजकल के आप देखते हैं कि वेबसाइट्स के ऊपर हमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं उनको लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। और हम पर्ल लैंग्वेज के हवाले से जो बात की कि इसमें कई लैंग्वेजेस का आपको फ्लेवर नज़र आएगा, जैसे कि आप बात करें C का, AWK की लैंग्वेज बात की, लिस्प की बात की कि उसमें इन तमाम का मिक्सचर्स भी आपको नज़र आएगा। आज हम बकिया जो हमारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर इन पे हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे इन सब के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जावा सर्वलेट्स और जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं। फिर हम .NET की जो टेक्नोलॉजी है ASP.NET की बात करेंगे, PHP की बात करेंगे और फाइनली AJAX की बात करेंगे। तो ये चंद टूल्स हैं जिनको हम आगे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जावा सर्वलेट्स क्या होते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो टेक्नोलॉजी है या इसको हम फ्रेमवर्क कहें तो ये एक जावा का फ्रेमवर्क है, यानी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें जावा का अगर फ्रेमवर्क यूज़ करना है जो कि काफ़ी रोबस्ट है और फेमस है, तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो सर्वलेट्स होते हैं। सर्वलेट क्या चीज़ है? सर्वलेट एक जावा की क्लास होती है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई बीच में। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ पढ़ चुके हैं तो उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सेम उसी तरह जावा में भी क्लासेस बनती हैं, C# में भी क्लासेस बनती हैं। तो सर्वलेट बेसिकली एक क्लास होती है जावा की। एंड सर्वलेट आर एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर क्या होता है, ये शुरू के लेक्चर्स में हम इस पे काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो ये सर्वलेट बेसिकली वेब सर्वर ही एग्जीक्यूट करता है, यानी आपके सर्वलेट डायरेक्टली जाके एग्जीक्यूट होते हैं आपके सर्वर पे। यानी अब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की बात करें, अब हम क्लाइंट पे नहीं है, इस वक्त क्लाइंट की टेक्नोलॉजीज़ हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, सर्वर पे अब हम काम कर रहे हैं। तो सर्वर पे तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो सर्वलेट, अगर हम जावा का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सर्वलेट इस्तेमाल होते हैं और वो जो सर्वलेट आप लिखते हैं वो जाके सर्वर पे चलते हैं। सर्वलेट आर मैनेज बाय द सर्वलेट कंटेनर। तो सर्वलेट के लिए जो है एक कंटेनर होता है जो मैनेज करते हैं, इसको सर्वलेट इंजन भी कहते हैं। तो ये उसको मेंटेन करता है तमाम, यानी एक वेब एप्लीकेशन के अंदर कई सर्वलेट होते हैं, इवन के सैकड़ों में भी चले जाते हैं, तो उनको फिर ये मैनेज करता है। इनका एक इंजन होता है सर्वलेट इंजन, वो इनको मैनेज करता है। सर्वलेट आर कॉल्ड थ्रू द HTML। अगर हम HTML डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम किसी भी स्टेज पे जाके सर्वलेट को खुद से कॉल कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं। एंड सर्वलेट रिसीव रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिस्पॉन्स बोथ ऑफ विच आर सपोर्टेड बाय द HTTP प्रोटोकॉल। अब ये जो सर्वलेट्स होती हैं इनके अंदर, अभी मैंने कहा है हम HTML से कॉल करेंगे इसको, तो हम HTML से रिक्वेस्ट भेजेंगे। बेसिकली सर्वलेट वो रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसका रिस्पांस देंगे, यानी जो आप करवाना चाहते हैं उसमें वो चीज़ जो है उसके रिस्पांस में हम कैप्चर करेंगे। बेसिकली ये सारा काम जो होता है वो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस की मदद से होता है। ये HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस की बार बार हम बात करते आ रहे हैं,
पिछले शुरू के लेक्चर से लेके आज तक। When the web server receive a request that is for servlet, the request is passed to the servlet container। जैसे ही आप यानी वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट रिसीव होती है सर्वलेट की, वो बेसिकली रिक्वेस्ट भेजी जाती है सबसे पहले सर्वलेट कंटेनर या सर्वलेट इंजन को, फिर इंजन उस सर्वलेट को कॉल करता है और फिर उसको आगे बनाता है। द कंटेनर मेक श्योर द सर्वलेट लोडेड एंड कॉल्स इट। तो जो आपका इंजन या कंटेनर होता है वो बेसिकली ये चेक करता है कि सर्वलेट प्रॉपरली लोड हो चुकी है और कॉल हो गई है, कोई उसमें एरर तो नहीं है। अगर तो एरर आ गया है तो फिर वो एरर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शो करना। द सर्वलेट कॉल्स हैज़ द टू पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट्स, वन दैट रिक्वेस्ट एंड वन दैट रिस्पॉन्स। तो ये जो सर्वलेट होते हैं इनके दो ऑब्जेक्ट्स एज ए पैरामीटर हम भेजते हैं। अगले चैप्टर में हम जब जावा की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सर्वलेट का रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो पैरामीटर के अंदर पास होने का मैकेनिज़्म है वो कैसे वर्क करता है तो वो हम देखेंगे। एंड व्हेन द सर्वलेट इज़ फिनिश द कंटेनर रेंटलाइज्ड इटसेल्फ एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द वेब सर्वर। जैसे ही सर्वलेट कंप्लीट हो जाता है यानी सर्वलेट कोड चल गया, एग्जीक्यूट हो गया, अब कंटेनर का काम है उसको री इनिशियलाइज़ करना या री इनिशियलाइज यानी दोबारा यानी उसको यानी कंटेनर दोबारा चलेगा और उस कंट्रोल सर्वर को वापस रिटर्न कर देगा। एडवांटेजेस क्या हैं यानी जावा सर्वलेट के क्या एडवांटेजेस हैं? कैन बी फास्टर देन CGI के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात की। तो ये CGI से काफ़ी फास्ट होते हैं बिकॉज दे कैन रन इन द सर्वर प्रोसेस। तो ये क्योंकि सर्वर प्रोसेस के अंदर ये सारा मैकेनिज़्म हो रहा होता है इसलिए ये उससे कहीं फास्ट होते हैं। हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द जावा APIs। सर्वलेट क्योंकि जावा का फ्रेमवर्क है तो इसमें हम जावा की तमाम एप्लीकेशन ये इंटरफेसेस हैं जितनी भी APIs हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज दे कंटिन्यू टू रन, दे कैन सेव स्टेट, यहाँ पे सारी उनकी स्टेट भी सेव करते हैं। एंड हैव यूअल बेनिफिट्स बीइंग रिटन इन जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड एज ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जावा की तरह जो है ये जैसे जावा की अगर आपको खसूसियात का पता है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है यानी ये नहीं उस पर वेरी करता कि आप किस प्लेटफॉर्म पे उसको चला रहे हैं, और प्रोग्रामिंग करना भी आसान है। जावा की एक और टेक्नोलॉजी है, आप उसको सर्वलेट की एडवांस चीज़ भी कह सकते हैं और सर्वलेट के हायर लेवल के भी ऊपर भी कह सकते हैं। यानी सर्वलेट लो लेवल पे होती हैं, उसके अपर लेवल के ऊपर होती हैं जावा सर्वर पेजेस यानी JSPs कहते हैं उसको। 1999 के अंदर सन्स ने इसको मुतारिफ़ करवाया। उस वक्त तक ASP और PHP में काम हो रहा था, उनको आंसर करने के लिए या उनके मुकाबले में उन्होंने ये JSPs जो हैं वो बनाई। आर्किटेक्चरली JSP में व्यूड एट द हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द जावा सर्वर। जैसे मैंने अभी कहा है कि सर्वलेट के हायर लेवल के ऊपर कहीं ये JSP आपको नज़र आती हैं। इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग द HTML इन जावा कोड, द कोड एम्बेडेड इन HTML टू प्रोवाइड द डायनेमिक पार्ट्स। यानी हम HTML को जावा कोड में नहीं डालते बल्कि HTML कोड में हम जावा का कोड डाल सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं, और यही है वो डायनेमिक HTML। अगर आपको याद हो पहले जो हमने एग्जांपल कवर की है, JSP सिंटैक्स इज़ द फ्लूइड मिक्स ऑफ टू बेसिक्स। अब JSP में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्क्रिप्टलेट एलिमेंट्स और दूसरा हिस्सा होता है मार्कअप। मार्कअप में हम मार्कअप वाले हिस्से में हम HTML का कोड लिख सकते हैं, XML का कोड लिख सकते हैं, जबकि स्क्रिप्टलेट कोड में हम आपका जावा कोड लिखेंगे। यानी उस ब्लॉक में यानी वो जो हिस्सा होगा स्क्रिप्टलेट एलिमेंट्स यानी वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, तो उस पूरे बॉडी के अंदर हम जावा का कोड जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ये पूरा आप कह लें कि जब ये पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा
इसमें जावा का कोड भी इसी डॉक्यूमेंट में होगा, HTML का कोड भी इसी डॉक्यूमेंट में होगा। ये बात है, इंडिविजुअली सेपरेटली हमें ये नज़र आएगा कि जावा का कोड कहाँ पड़ा हुआ है। मिक्स भी नहीं होगा बल्कि इंटरमिक्स्ड कोड होगा। आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि ये जावा का कोड है, ये जावा का हिस्सा है, ये जो है वो HTML का हिस्सा है। Because the Java is compiled, not a scripting language, the JSP page must compile to the Java bytecode class before they can be execute। जैसे कि आप जानते हैं कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज है, और ये जो हमारी HTML है या जावास्क्रिप्ट वगैरह ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। अब क्योंकि हम इसमें जावा भी यूज़ कर रहे हैं JSPs के अंदर, तो जावा क्योंकि कंपाइल्ड कोड जनरेट करती है, इसलिए वो सबसे पहले बाइट कोड बनेगा फिर एग्जीक्यूट होगा। अब ये आप जावा अगर पहले पढ़ चुके हैं या जावा जानते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जावा का कोड है वो एक इंटरमीडिएट यानी बाइट कोड के अंदर बनता है, फिर वो बाइट कोड वर्चुअल मशीन को दिया जाता है और उस हार्डवेयर के अंडरलेइंग वो उसकी एक्जी बनाती है। JSPs are compiled into the servlet by a JSP compiler। तो JSP compilers में क्योंकि servlets होती हैं तो उसका compiler उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये टेक्निक है जावा सर्वर पेजेस की। Another technique for writing the JavaScript या script server side scripting या server side programming .NET framework माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद काफ़ी फेमस है। बेसिकली हम इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेके चलेंगे। एंड द .NET फ्रेमवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट .NET। तो ये .NET का फ्रेमवर्क में कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम .NET टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, जो कि डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ होती हैं, डिप्लॉयमेंट के अंदर भी यूज़ होती हैं। प्री कोड सॉल्यूशंस फॉर्म द फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी एंड कवर ए लार्ज रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग नीड्स। अब क्योंकि ये .NET फ्रेमवर्क काफ़ी फेमस हो चुका है और वाइडली यूज़ भी हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें पहले से बनी बनाई क्लासेस मौजूद होते हैं जिसको हम प्री कोडेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी काफ़ी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस पहले से प्री कोड होते हैं, यानी कोड किए गए होते हैं, उनको हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं कि वो उन्हीं पुरानी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें एक बहुत बड़ी वैरायटी इसमें मिल जाती है अपनी प्रोग्रामिंग नीड्स के अंदर, जो कि दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, वो इसमें हम कर पाते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन द .NET फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट इन ए सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट दैट मैनेजेस द प्रोग्राम रन टाइम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप .NET फ्रेमवर्क को जानते हैं या C# आपने पहले पढ़ी है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम CLR कहते हैं, इन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। बेसिकली ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि आपकी तमाम रन टाइम प्रोग्राम की रन टाइम इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मैनेज करता है। इसको हम आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। .NET लैंग्वेजेस फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। अब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज़ कर सकते हैं? इसमें VB.NET यानी विजुअल बेसिक यूज़ कर सकते हैं, C++ भी यूज़ कर सकते हैं, JScript है .NET, J#.NET है, और इम्पॉर्टेंटली दैट इज़ द C# लैंग्वेज। तो C# लैंग्वेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम भी वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब .NET के लिए जो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है, उसको हम ASP.NET कहते हैं। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। तो आप पहले भी शुरू के लेक्चर्स में हम इनको देख चुके हैं। सेट ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट .NET प्लेटफॉर्म्स। तो ये .NET यानी माइक्रोसॉफ्ट की .NET प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज़ हमें मिलती हैं उनको हम ASP.NET कहते हैं। कोड कैन बी एम्बेडेड इन द ASP.NET। हम ASP.NET में कोड जो है एम्बेड कर सकते हैं और कैन बी सेपरेट द कोड इनटू द बिहाइंड द फाइल। यानी या तो हम डॉक्यूमेंट के यानी अपने
HTML डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं, इवन कि हम अलग से कोई फाइल में भी ऐड कर सकते हैं। एनी .NET लैंग्वेज कैन बी यूज्ड, कोई भी .NET लैंग्वेज अभी मैंने की जैसे VB.NET है, C#.NET है, C++.NET है, वो यूज़ कर सकते हैं। एंड एवरी ASP.NET डॉक्यूमेंट इज़ कंपाइल्ड इनटू ए क्लास, तो ये क्लास के अंदर कंपाइल होती है। सर्वर साइड एम्बेडेड स्क्रिप्ट्स, या स्क्रिप्टिंग क्या होती है? मैनी proprietary scripting system often include connectivity kits for database, sometimes a part of dedicated web management called Fusion, and scripts are embedded into the HTML and XHTML। अब ये स्क्रिप्ट क्या होते हैं? बाज़ औक़ात यानी ये हमें यानी अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे, या वेब मैनेजमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, या इसके अलावा कोई यानी HTML और XHTML में हम कोई स्क्रिप्ट डाल रहे होंगे, उस वक्त ये इस्तेमाल होते हैं। एंड HTML कंटेनिंग द स्क्रिप्ट इज़ द प्री प्रोसेस्ड। कल भी मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, आज फिर दूंगा कि हम जब C++ में या किसी और लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं शुरू में, जो कि पहले से प्रोसेस शुदा होते हैं, यहाँ भी वो प्री प्रोसेस स्क्रिप्ट होते हैं जो हम पहले से यूज़ करते हैं। दूसरी जो स्क्रिप्ट सर्वर साइड एम्बेडेड स्क्रिप्ट्स हैं उसमें PHP आ जाती है। द PHP स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड एम्बेडेड द C लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP बिल्कुल आपको C की तरह नज़र आएगी और इसमें स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसे C की तरह ही दिए जाते हैं। दूसरा PHP की ये खासियत है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वेरी नहीं करती। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जावा यानी माइक्रोसन्स की टेक्नोलॉजीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड ओपन सोर्स है, यानी फ्रीली आपको ये मिल जाती है, यानी ये इसके टूल्स, इसके तमाम सारी चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती हैं। कोई इसके लिए हमें कोई पे करके कोई टूल नहीं ख़रीदना पड़ता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में हमें फ्रीली कोई चीज़ नहीं मिलती, हमें उसका लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। जावा की सारी चीज़ें हमें ओपन सोर्स मिल जाती हैं। एंड सपोर्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ़ डेटाबेस, इसके अंदर हम कई तरह के डेटा जैसे MySQL है, Oracle यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा MySQL हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट के फ्रेमवर्क्स और सर्वर पेजेस हो गया, ये सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारा ये डेटाबेस सर्वर है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे हमारे जो माइक्रोसन्स के हैं, Oracle जैसे मैंने कहा है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हम AJAX के बारे में यहाँ थोड़ा सा देखना चाहेंगे। आपको याद होगा जब मैं शुरू के लेक्चर्स में प्रोग्रामिंग टूल्स दे रहा था तो AJAX के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से बात की थी। तो ये भी हमारा स्क्रिप्टिंग के अंदर आता है, ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो ये बेसिकली उसके अंदर ये मैनेज होता है। ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूज ऑन द क्लाइंट साइड टू क्रिएट द इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस। तो ये बेसिकली AJAX के ज़रिए हम यानी कई क्लाइंट साइड के ऊपर अच्छी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको याद में होगा मैंने एग्जांपल यहाँ इस केस में दी थी। अगर आपने वो AJAX के बारे वाला लेक्चर मेरा पहले नहीं सुना, वो आप सुन लें, काइंडली विज़िट कर लें उसको। तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि AJAX की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। Combine of the HTML and CSS to markup and style information। हम AJAX के ज़रिए HTML CSS को कंबाइन कर सकते हैं, उनके मार्कअप को, उनके स्टाइल्स को। DOM भी एक्सेस हो सकता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें DOM के ऊपर भी हम पूरा लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लें जाके। जावास्क्रिप्ट एंड XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मेथड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा asynchronously between browser and server to avoid the fill page। बुनियादी तौर पे अगर आपको इसका रूट समझ में आ गया है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका एक ब्राउज़र है और एक सर्वर है। बाज़ औक़ात पहले ये होता था कि एक ही दफ़ा आपने रिक्वेस्ट भेजी डाटा की और वो सारा डाटा अब आ रहा है, ये पहले होता था। उस केस में अगर आप मतलब आप सर्वर आपको डाटा भेज रहा है तो उस वक्त वो कोई और एक्टिविटी तो कर नहीं सकता, तो वो हमारी एक स्लो टेक्नोलॉजी थी। आज एसिंक्रोनसली यानी डाटा पार्ट्स में भेजा जाता है, यानी पूरा पेज लोड किए बगैर
हम पेजों को पार्ट्स में डिवाइड करके भेजते हैं। ये बुनियादी वही मोटिवेशन लॉजिक है जो एजेक्स का इस्तेमाल है। ये मैंने एक कंप्लीट एग्जांपल आपको दी थी उस केस में, वो आप लेक्चर मेरे शुरू वाले देख सकते हैं। आखिर में एजेक्स का डायग्राम है इस समझाने के लिए। सबसे पहले हम ब्राउज़र से इनिशियल HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास। सर्वर फिर क्या करता है, उसकी HTML CSS एजेक्स इंजन जो है एक्टिवेट कर देता है। ये एजेक्स इंजन क्रिएट होगा, उसके थ्रू हम JS यानी जावास्क्रिप्ट की कॉल करेंगे। वो कॉल जो है वो फिर एजेक्स इंजन के थ्रू जाएगी HTML HTTP रिक्वेस्ट सर्वर के पास। सर्वर फिर आगे उसका XML डाटा जनरेट करेगा, वो देगा आपके एजेक्स इंजन को, और फाइनली एजेक्स इंजन उसका HTML और CSS को जो डॉक्यूमेंट है वो ब्राउज़र को दिखा देगा, और फिर वो आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाता है। इसकी डिटेल में हम जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें दोबारा हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आज के लेक्चर में बुनियादी तौर पे हमने डिस्कस किया जो बकिया टेक्नोलॉजीज़ हमारी सर्वर साइड की रहती थी वो हमने आज मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें जावा सर्वर के ऊपर डिटेल में बात हुई, जावा सर्वर पेजेस की बात हुई, ASP.NET की बात हुई, एम्बेडेड स्क्रिप्ट्स यानी PHP और एजेक्स की बात हुई। तो मुझे उम्मीद है इनके बारे में आप अच्छे तरीके से अब अंडरस्टैंड आपने इनको कर लिया होगा, और आगे हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।